डॉक्टर कमलेश कुमार कमलेंदु, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फोरोमेन जमशेदपुर। यूजी सेमेस्टर 5 के DSC 1 के कक्षा में आज फिर हम लोग उपस्थित हैं। इसके पहले हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति के संबंध में पढ़े थे। आज हम औद्योगिक क्रांति के कारण एवं परिणामों पर विचार करेंगे। औद्योगिक क्रांति के पहले हमने ये पढ़ा कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ। औद्योगिक क्रांति शब्द पर भी हमने चर्चा किया था। कुछ इतिहासकारों ने इस पर कुछ भ्रामक शब्द उत्पन्न किए हैं कि औद्योगिक क्रांति को क्रांति शब्द लगाना उचित है या नहीं, क्योंकि प्रारंभ में उतनी तेजी से वस्तुओं का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन इंग्लैंड में बाद में 1820 से हम देखते क्या है 1914 तक की तेजी आई। तो इसीलिए कुछ इतिहासकारों का कहना है कि औद्योगिक क्रांति 1820 से 1914 के बीच में कह सकते हैं, लेकिन उसके पहले यह कहना थोड़ी जो है सो अतिशयोक्ति होगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कुछ कारणों से हुआ। ये कारण निम्नलिखित है। पहला कारण हम देखते हैं भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड में भौगोलिक स्थिति जो था वहाँ के औद्योगिक क्रांति के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, इसलिए कि वहाँ पर 1724 ईस्वी के आसपास हम देखते हैं कि 1100 किलोमीटर का एक लंबा नदी का मुहाना था। 1100 किलोमीटर वहाँ पर सामुद्रिक मार्ग था, और सामुद्रिक मार्ग होने के कारण दुनिया की सारी वस्तुएं वहाँ आती थी। बंदरगाह भी वहाँ था, वहाँ से नगरों में जाने की सड़कें भी थी। तो भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी थी इंग्लैंड की, जो दुनिया के अन्य देशों में उस तरह की कोई सुविधा नहीं थी, जिसके कारण वहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने में सहायता मिला। क्योंकि जहाँ बाहर से कच्चे माल आते थे तो वे नदियों के सहारे आते थे, सामुद्रिक जहाज़ों से आते थे, और क्रांतियाँ इस तरह से भौगोलिक परिस्थितियाँ ने औद्योगिक क्रांति होने में इंग्लैंड में सहायता पहुंचाया। दूसरा कारण हम देखते हैं कि वहां पर खनिजों की बहुलता थी। इंग्लैंड में बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते थे, कोयला, तांबा, लोहा, अबरक। वहाँ कई ऐसी खानें थे जो प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध थी, और औद्योगिक क्रांति में कच्चे मालों का अधिक से अधिक होना आवश्यक होता है। तो इस तरह से हम देखते क्या है कि खनिज पदार्थ की बहुलता ने औद्योगिक क्रांति लाने में सहायता पहुंचाई। फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है कि इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के पहले वहाँ कृषि क्रांति हुई, क्योंकि वहाँ पर बाराबंदी कानून लागू किया था। बड़े बड़े भूमिपति थे, उनको सरकारी सहायता भी मिलता था, और उपज इतना अच्छा होता था कि उन लोगों की एक दबदबा बन गई थी। आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता ने औद्योगिक क्रांति को लाने में सहायता पहुंचाया। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग चारागाह, पशु खाने की व्यवस्था अच्छी थी, और उन अच्छियों के कारण जो है वहाँ पर क्रांतियाँ होने में, अगर कहें तो कृषि क्रांति ने कृषि के क्षेत्र में जो अधिक उपजा हुआ, वह अधिशेष जो वहाँ पर जो आर्थिक स्थिति की जो बहुलता बनी, वह औद्योगिक क्रांति को लाने में सहायता पहुँचाया। जनसंख्या, हम अगर कहें कि जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुआ था, और उस वृद्धि का कारण क्या था कि बीमारियों की समुचित इलाज था, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी थी। वहाँ पर लोगों में ये जो जन कल्याणकार बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति कर रहे थे, तो जन कल्याणकारी कार्य करने के कारण, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था के कारण भुखमरी कम हुआ, बीमारी से लोग कम मरे। तो इससे क्या हुआ, जनसंख्या जैसे जैसे ज़्यादा हुआ, उसको उद्योग की तरफ लोगों का आना हुआ, उद्योग की तरफ जाना हुआ, और अपने रोजगार के लिए लोग औद्योगिक कारखाने की ओर उस तरह से उसमें शामिल हुए, जिससे औद्योगिक क्रांति का जो है सो एक मुकाम पर पहुंचा, औद्योगिक क्रांति होने में सहायता हुई। तो एक जो औद्योगिक क्रांति होने में एक जो सबसे बड़ा कारण होता है मजदूरों का अधिकता। इंग्लैंड में मजदूर बड़े पैमाने पर मिलने लगे थे, इसलिए कि वहाँ पर बड़े बड़े भूमिपतियों और कल जो था वहाँ पर वे लोग थोड़ा बेरोजगार हो गए थे। कुछ लोगों को चारागाह पर, पशुपालन पर जो लोग निर्भर थे, सार्वजनिक भूमि पर जो निर्भर थे, उन लोग को वहाँ से निकाल दिया गया था। तो वे लोग बेरोजगारी की जीवन जी रहे थे। और दूसरी बात क्या थी कि जब युद्ध हो रहा था, प्रथम युद्ध हो रहा था, तो वहाँ से भागे हुए बहुत सारे ऐसे लोग थे, कलाकार लोग थे, जिनके पास हुनर था, वे लोग भी
ऐसे ऐसे काम करने लगे थे, कुछ कलाकृति के दृष्टिकोण से हो, उनके पास में बहुत सारे कृषि करने के काफ़ी उनके पास में हुनर था, तो वो अपने जो उसके पास में जो हुनर था, जो तरह की अधिकता उसमें थी, उसका उपयोग उन्होंने औद्योगिक क्रांति कल कारखाने में किया, और जिससे छोटी छोटी उद्योग से बड़े बड़े उद्योगों का बनना शुरू हुआ, जिससे औद्योगिक क्रांति होने में हम देखते हैं कि सहायता मिली। अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति, अगर हम कहें ये इंग्लैंड में एक अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति भी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने में काफ़ी सहायता हुआ, क्योंकि अगर हम सच मायने में कहें तो वहाँ पर राजनीतिक चेतना का विकास हो गया था। वहाँ पर इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड जैसे काफ़ी राज्य शक्तियों का अगर कहें तो एक तरह से वहाँ पर ये तीन जो था, ये तीनों देश जो थे ये काफ़ी मजबूत हो गए थे, और उनमें एक राजतंत्रात्मक शासन के नींव पड़ चुका था। तो इस तरह से वहाँ पर जो राजनीतिक परिस्थितियाँ में ये जो देश था उसमें हस्तक्षेप की नीति अगर कहें, और दूसरा था हस्तक्षेप की नीति थी, और दूसरा जो था पूंजी का विकास भी काफ़ी हो गया था, और मुक्त व्यापार की नीति, हस्तक्षेप और मुक्त व्यापार, ये दोनों नीतियाँ वहाँ पर लोगों के राजनीतिक विकास में आया था। ये नीतियाँ जो है इंग्लैंड में औद्योगिकरण करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में परिस्थितियों को मजबूत करने में सहायता हुआ। दूसरी बात वहाँ सबसे बड़ी बात क्या थी कि जर्मनी और इटली का एकीकरण उस समय हुआ नहीं था, जिसके कारण इंग्लैंड को अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफलता मिली, और उनकी आर्थिक स्थिति अगर कहें, आर्थिक साम्राज्यवाद कहें तो इंग्लैंड में कायम हो गया था, और पूंजियों का आना प्रारंभ हो गया था, और औद्योगिक क्रांति में ये बहुत जरूरी होता है पूंजियों का। तो राजनीतिक विकास से आर्थिक साम्राज्यवाद की ओर इंग्लैंड ने कदम रखा, और इस तरह से वहाँ औद्योगिक क्रांति होने में सहायता हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर सबसे पहले व्यापारी वर्ग और पूंजीपतियों का भी योगदान रहा। वहाँ बड़े बड़े उद्योग स्थापित, व्यापारी जो थे उनके पास में व्यापार करने के क्रम में काफ़ी मुनाफा हो रहा था, वे अपने वस्तुओं को बाहर भी भेज रहे थे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी समृद्ध हुई थी, और वे चाह रहे थे कि इंग्लैंड में अपने देश में बड़े बड़े कल कारखाना लगावें। और व्यापारी भी काफ़ी उद्यमी थे, और उनकी उद्यमिता इस बात का गवाह है, सबूत है कि वह इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने, बैंक की स्थापना उन्होंने किया, बड़े बड़े बैंक की स्थापना हुई, जिससे कि लोगों के पास पूंजी आना शुरू हुआ। बैंकिंग व्यवस्था के विकास में उद्योग के लिए आवश्यक जो मार्ग का है, मार्ग प्रशस्त हुआ। अगर कहें तो वहाँ पर इंग्लैंड में 100 से अधिक बैंक कार्यरत थे। तो ये इतनी बड़ी संख्या में बैंकों का आना यह बात को दर्शाता है कि वहाँ पूंजी का अभाव नहीं था, और उद्योगपति अपने पैसों को कल कारखाने में, उद्योग में लगाने के लिए बिल्कुल सक्षम हो रहे थे। और इस तरह से यहाँ देखेंगे कि वहाँ लंदन नगर में कम से कम, लंदन नगर में 600 बैंक करीब चल रहा था, लेकिन उसमें 100 बैंक जो था लंदन नगर में था। तो वहाँ टेम्स नदी के किनारे में लंदन अवस्थित था, और वहाँ पर बाहर से मालों के आने में, वस्तुओं के आने में सुविधा मिलती थी, इसलिए लंदन एक उद्योग के रूप में विकसित होने में उसको काफ़ी सहायता मिला। और अगर कहें तो निश्चित रूप से वहाँ पर सबसे बड़ी जो बात थी कि उपनिवेशों का औद्योगिकरण में योगदान हुआ। उपनिवेश उस समय इंग्लैंड का अगर कहें 18वीं शताब्दी में तो कई देशों में उसका उपनिवेश था, और उपनिवेश के कारण जो था कि बहुत सारे कच्चा माल उसको प्रचुर मात्रा में आसानी से मिल जाता था, और आसानी से मिलने के कारण क्या था कि वहाँ पर उनकी पूंजी कम लगता था, लेकिन लोहा, तांबा, अब्र, कोयला ये सारी आसानी से मिल जाता था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या थी कि भारत जो था वह वहाँ से कपास बड़े पैमाने पर निर्यात होता था। भारत जो है इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश बन गया था, और यहाँ पर निर्यातक बनने के कारण जो था सो यहाँ पर जो कपास जाता था तो वहाँ सूती वस्त्र बनता था, वहाँ पर रुई और धागा से सूत काटा जाता था, और सूती वस्त्र का कहें तो एक तरह से वह उद्योग के रूप में सबसे स्थापित हुआ। इंग्लैंड सूती वस्त्रों का अगर कहें तो सबसे बड़ा जो है कारखाना वहाँ पर बन गया। तो भारत से जो माल वहाँ जाता था उससे वह सामान तो बनाता ही था, और अगर भारत को बाजार के रूप में भी उपयोग करता था। बाजार के रूप में भारत का हुआ बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहा था।
जिससे कि उसकी सामान यहाँ खपत हो जाता था और बड़े पैमाने पर इसको यहाँ से पैसा मिलता था, जिससे उद्योग को बढ़ाने में, उद्योग को स्थापित करने में उसको काफ़ी सहायता मिला। और अंत में हम ये देखते हैं कि वैज्ञानिक विकास ने औद्योगिक मार्ग को प्रशस्त करने में चार चांद लगा दिया। वहाँ कई आविष्कार हुए और आविष्कार तो इतनी मात्रा में हुआ कि कुछ एक अनुमान के अनुसार है कि 18वीं शताब्दी में कम से कम वहाँ पर 26,000 आविष्कार हुए और उसमें तो कम से कम 1782 से 1800 ईस्वी के आसपास यह जो है आविष्कार हुआ। हालांकि ये बात अवश्य है कि उसमें केवल आधा प्रतिशत होगा जो प्रशिक्षित वैज्ञानिक थे, बाकी जो थे वे अपने मेहनत से, अपन लगनशीलता के कारण, उस शोध के कारण, कामों से ही वे सीखे थे। जिस तरह से अगर कहें तो वाटर फ्रेम के जो बनाने वाले थे, आर्कराइट थे, वे एक तरह से नाई थे। वह एक बालों का बीग बनाने वाला था, लेकिन उसने बहुत बड़ा वाटर फ्रेम का आविष्कार कर लिया। जेम्स वाट के पहले न्यूकोमेनी जो था, वह जो भाप इंजन बनाया, वह भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसके पहले की अगर देखें क्रॉम्पटन, अगर मेटकॉफ जो वहाँ का सबसे बड़ा नगर निर्माण करने वाला, सड़क निर्माण करने वाला था, वह अंधा था। तो इस तरह से अधिकतर जो वैज्ञानिक हुए अपने हुनर से कहें, अनुभव से कहें, प्रशिक्षण से कहें, आगे बढ़े थे। और कई वैज्ञानिकों ने वस्तुओं का बनाना जो शुरू किया, उसमें मशीन के द्वारा लोग सामान बनाने लगे। अपने हाथों पर जो सामान बनाते थे अब यंत्रों के द्वारा बनाने लगे। और ये आविष्कारक में जॉन की, जेम्स वाट, आर्कराइट, क्रॉम्पटन, हारग्रीव्स, ये सारे ऐसे लोग हुए जो वहाँ पर औद्योगिक रूप से अगर कहें तो औद्योगिक रूप से वहाँ पर सामान बनाने में, वस्तु बनाने में सहायता किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक जो क्रांति हुई उसमें माल की बहुलता, बहुत सारी सामान वहाँ पर आया जो कि फ्रांस में, अमेरिका में, रूस में, या अगर कहें तो एशियाई देश में ऐसा नहीं हुआ। यह सौभाग्य था कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति होने में ये सारी वस्तुएं ने मार्ग प्रशस्त किया। अतः हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। और आज हमने औद्योगिक क्रांति के कारण देखा, बाद में हमने परिणाम पर विचार करेंगे कि किस तरह से पूरे दुनिया में उसका असर हुआ। धन्यवाद।